बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद करती हूँ आप बखैर वाफियत होंगे। हमारी यूनिट नंबर 1 जो है उसका लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपके साथ आज शेयर किया जाएगा जो कि है ग्रामर पोर्शन और इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं इसमें सिफ्त, इसी तरह जो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच उनमें से एक एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे उर्दू में आप इसमें सिफ्त पढ़ते हैं। सिफ्त क्या होती है? किसी इंसान की खूबी, किसी चीज की खूबी और किसी भी चीज की खूबी आप बयान करते हैं। यानी कि कोई लंबा है, कोई अच्छा है, कोई पोलाइट है, या कोई खूबसूरत है, या कोई बहुत ज्यादा ज़हीन है। तो ये सारी खूबियां होती हैं, इनको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये वर्ड क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। किसी भी इंसान की एक चीज की खुसूसियत को बताता है। जैसे अ रेड हैट, ठीक है। हैट कैसी है? रेड है। कलर किस क्या है उसका? रेड। तो ये रेड एडजेक्टिव है। और क्विक फॉक्स, फॉक्स कैसी है? क्विक है, बहुत तेज है, स्लाई फॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक और रेड क्या है? एडजेक्टिव है। दे कैन बी यूज टू कॉम्प्लीमेंट द वर्ब टू बी और टू सीम। लाइक वर्ब टू बी कौन से होते हैं? वर्ब टू बी जैसे कि आप जानते हैं कि इज, एम, आर और वॉज वर टू बी वर्ब्स में आते हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब के लिए आता है, लाइक शी इज प्रिटी, शी इज इंटेलिजेंट, ही इज नाइस, ही इज हार्ड वर्किंग। सो ये सारे वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट के लिए आते हैं तो इनको भी एडजेक्टिव कहा जाता है। लाइक टू सीम, टू सीम में जैसे सू सीम्स हैप्पी टुडे। तो सू सीम्स व्हाट? हैप्पी। तो हैप्पी भी एक एडजेक्टिव है यहाँ पर। नोट, एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन और वर्ब बाय द एडिशन ऑफ अ सुफिक्स सच एज एबल, ठीक है। अब एडजेक्टिव कभी कभार हम बनाते हैं नाउन से और वर्ब से मिलकर बनाते हैं और अफिक्सेस लगाकर बनाते हैं, या उसके सुफिक्स लगा देते हैं या प्रीफिक्स लगा देते हैं, ठीक है। सच एज एबल। तो एबल के लिए जो है वो एक वर्ड है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? लवेबल, ठीक है। फुल, हीडफुल, एक हीरोइक, इश, फुलिश, आई, कम्बेटिव, अस, फेमस, आर, वाई हम नीडी में लगाते हैं। जैसे नीड है तो नीडी बन जाता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज यहाँ पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स। ये जो नाउन्स आपको दिए गए हैं लाइक ड्यूटी, आइज, पीस, ब्यूटी, ठीक है, इनसे आपने नाउन्स बनाने हैं। ड्यूटी, ड्यूटीफुल। ड्यूटी क्या होता है? फर्ज होता है, ठीक है। तो फर्ज निभाने वाला इंसान क्या है? ड्यूटीफुल है। आइस, आइस, आइस क्या है? बर्फ है। तो बर्फ एक नाउन है, उससे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं आइस। आइसी, जैसे आइसी रोड्स होती हैं, ठीक है, बर्फ से ढकी हुई रोड्स। पीस, पीसफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ठीक है। ये तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस बिलो एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स। आपने यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव्स दिए गए हैं उनको सर्कल करना है, ठीक है। द होमलेस बेगर हैजंट ईटन इन डेज। होमलेस बेगर हैजंट ईटन इन डेज यानी कि बहुत सारे दिन हो गए हैं होमलेस बेगर जो है उसने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर क्या है? बेगर की बात हो रही है। बेगर किस किस्म का है? होमलेस है। तो होमलेस एक एडजेक्टिव हुआ ना यहाँ पर, ठीक है। ओके। द फॉक्स इज अ स्लाई एनिमल। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नाउन क्या है? फॉक्स है। किस किस्म का किस किस्म के जानवर है फॉक्स? स्लाई है। तो स्लाई भी यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। मैरी हैड अ लिटिल लैम। किसकी बात हो रही है? मैरी की। मैरी के पास क्या है? लैम है, ठीक है। अब लैम यानी कि भेड़ का बच्चा है, किस किस्म का है? लिटिल है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया लिटिल लैम का। द फुलिश डॉग बार्क्ड एट इट्स रिफ्लेक्शन एंड लॉस्ट इट्स फूड, ठीक है। बात किसकी हो रही है? डॉग की बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है? डॉग है, ठीक है। किस किस्म का डॉग है? फुलिश है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है? फुलिश एडजेक्टिव है। द सेल्फिश जाइंट डिडंट अलाउ द चिल्ड्रन टू एंटर द हिज गार्डन। अब यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा देखते हैं आप? जाइंट। जाइंट एक नाउन है, तो जाइंट को क्या मॉडिफाई कर रहा है? सेल्फिश, ठीक है। किस किस्म का जाइंट है? सेल्फिश है, जो बच्चों को अपने गार्डन में नहीं घुसने देता। अब कंडीशनल्स की बात आती है। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं?
देखें, कंडीशन से आपको क्या नज़र आता है, क्या समझ आती है? कंडीशन, कोई भी कंडीशन लगाई जाती है, कोई भी एक सिचुएशन बता दी जाती है कि अगर ये कंडीशन हुई, अगर ये सूरत-ए-हाल हुई तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएँगे, अगर आप बारिश में बाहर जाएँगे तो आप गीले हो जाएँगे, अगर आप पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे तो वो बुखारात बनकर उड़ जाएगा, अगर आप पानी को फ्रीज़ करेंगे यानी कि ठंडी जगह पर रखें तो फ्रीज़ हो जाएगा 0 डिग्री पे, ठीक है? तो ये सारी कंडीशन होती हैं कि एक कंडीशन होती है, एक रिज़ल्ट होता है, ठीक है? जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि कंडीशनल सबसे पहले हमारे पास होते हैं, 3 कंडीशनल्स होते हैं, ठीक है? एक 4 बेसिकली होते हैं, एक 0 होता है, ठीक है? फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल होते हैं, ठीक है? और इसमें हम क्या देखते हैं, हम कंडीशन देखते हैं प्लस हमारे पास रिज़ल्ट आता है, सही है? तो जो कंडीशन होती है वो किससे मिलकर बनती है? इफ क्लॉज से। एक ये आपको आगे भी एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? इफ या व्हेन क्लॉज से मिलकर ये कंडीशन बनती है, ठीक है? जिसमें आप कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट बताते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, इफ यू वॉक आउट इन द रेन, अगर आप बारिश में बाहर जाते हैं, यू गेट वेट, आप गीले हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये कंडीशन थी कि आप बारिश में बाहर जाएँगे तो ऑब्वियसली आप गीले हो जाएँगे। तो सेकंड कंडीशनल जो है वो फर्स्ट कंडीशनल क्या है? प्रेजेंट, सिंपल और विल, ठीक है? ये फ्यूचर आता है, ठीक है? इफ आई एक्सरसाइज डेली आई विल बिकम फिट। अब यहाँ पर हम इसका यूसेज देख लेते हैं। ये तो एग्जांपल मैंने आपको बता दी, आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दिया। तो 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, इसका फंक्शन क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है? तो 0 कंडीशनल होता है बच्चों, ये हमेशा तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप फैक्ट की बात करते हैं, जब आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं कि वो ये ट्रुथ जो सबके लिए सेम है, जो पास्ट में भी सेम रह चुका है, जो फ्यूचर में भी सेम रहेगा, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे सूरज निकलता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, रोशनी आ जाती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना सबके लिए। जैसे आप पानी बॉयल करते हैं तो वो बुखारात बनकर उड़ जाता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप बारिश में बाहर जाएँगे तो ऑब्वियसली आप गीले हो जाएँगे, ये आपके लिए भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबके लिए भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है? फैक्ट है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल में देखें, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो पेंट, इट टर्न ग्रीन, ठीक है? जब आप ब्लू और येलो पेंट को मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ग्रीन बन जाएगा, सही है? तो ये कंडीशनल यानी कि एक फैक्ट की बुनियाद पे होता है 0 कंडीशनल। 0 कंडीशनल में हम फैक्ट्स की बात करते हैं और हैबिट की बात करते हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, अब फर्स्ट कंडीशनल क्या कहता है, इसका फंक्शन क्या है? एक्सप्रेस अ रियलिस्टिक फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है? इसमें फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस बयान किया जाता है यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम मेहनत करते हैं, वी विल बी प्रिपेयर्ड, हम तैयार रहेंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इफ यू स्टडी ऑन डेली बेसिस यू विल क्रैक योर एग्जाम, ठीक है? यानी कि ये सपोज किया जाता है, फ्यूचर जो रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में बात की जाती है, यानी कि प्रेजेंट में आप जो काम करेंगे उसका असर आपके फ्यूचर में होगा। सेकंड कंडीशनल होता है एक्सप्रेस एन अनलाइकली और इम्पॉसिबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस, यानी कि कोई कोई काम होने वाला नहीं है तो आप फ्यूचर में इम्पॉसिबल है तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं बहुत ज्यादा स्टडी करती, ठीक है? मैं आपकी जगह हो नहीं सकती कभी, तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए ये सेकंड कंडीशनल में आते हैं। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि एक्सप्रेस एन अनरियलिस्टिक पास्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है? इसमें आप क्या करते हैं कि पास्ट की कोई कॉन्सिक्वेंसेस आप बयान करते हैं जो गुजर चुका है और अनरियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू अबाउट इट, अगर तुम मुझे कॉल करते, ठीक है? अगर तुमने मुझे कॉल की होती मैं तुम्हें इसके बारे में बता देती, ठीक है? तो ये इस बारे में होता है। 0 कंडीशनल हमारा क्या होता है? फैक्ट के बारे में बात होती है, हैबिट के बारे में बात होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात होती है। फर्स्ट कंडीशनल क्या करता है? रियलिस्टिक फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को जाहिर करता है। सेकंड कंडीशनल क्या करता है? इम्पॉसिबल जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको जाहिर करता है, उनके लिए बात करने के लिए हम यूज करते हैं। और थर्ड जो कंडीशनल होता है वो हमारा अनरियलिस्टिक पास्ट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है? अब यहाँ पर मजीद देख लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया जो कंडीशन होती है वो हमेशा हम इफ क्लॉज लगाकर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 0 में हमने क्या किया? प्रेजेंट सिंपल, कंडीशन में भी और रिजल्ट में भी प्रेजेंट सिंपल, ये दोनों प्रेजेंट सिंपल में आएंगे, ठीक है? इफ यू वॉक आउट इन द रेन यू गेट वेट,
ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशनल पे क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशनल प्रेजेंट सिंपल में आता है कंडीशन क्लॉज, और रिजल्ट क्लॉज किस में आता है, विल में, या फिर इसमें हम मॉडल वर्ब भी लगा सकते हैं लाइक कैन, मे, माइट, कुड, ठीक है। इफ आई एक्सरसाइज डेली आई विल बिकम फिट। उसके बाद सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को भी देख लेते हैं। जैसे कि जीरो कंडीशनल में जो कंडीशन क्लॉज था वो प्रेजेंट सिंपल में था, और उसका रिजल्ट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में। और फर्स्ट में प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद फ्यूचर सिंपल, और सेकंड में जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है वो पास्ट सिंपल में आएगा। लाइक इफ आई हैड मोर फ्री टाइम, अगर मेरे पास फ्री टाइम होता, आई वुड ट्रेवल मोर। तो इसमें भी आप क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज कर लेते हैं, यानी कि आप इसको परफेक्ट में कर लेते हैं। और थर्ड कंडीशनल में देखें कि पास्ट परफेक्ट होता है और ये फिर आप पार्टिसिपल यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव गॉटन दैट प्रमोशन, ठीक है। ओके, जीरो कंडीशनल की बात आती है, तो जीरो कंडीशनल इज यूज्ड टू नरेट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, ठीक है। वही सेम बात की जैसे मैंने आपको बताई कि जो जनरल ट्रूथ होता है ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशली फॉर लॉज एंड रूल्स, लॉज और रूल्स जो सबके लिए बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक रूल है, ये एक लॉ है नेचर का। जैसे जब सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है, जब सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा छा जाता है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि आप इफ और व्हेन क्लॉज यूज करते हैं, प्लस प्रेजेंट सिंपल कंडीशन सेंटेंस, और प्रेजेंट सिंपल उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। दोनों प्रेजेंट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रिंक टू मच कॉफी, ठीक है, आई कांट स्लीप एट नाइट। एक और चीज यहाँ पर ये देखिएगा कि इफ क्लॉज और व्हेन क्लॉज, इफ की जगह आप व्हेन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ क्लॉज और व्हेन क्लॉज है, उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आते हैं, ये रिजल्ट क्लॉज आता है, ठीक है। इफ आई ड्रिंक टू मच कॉफी, ये भी एक ऐसा ऐसी चीज है कि जो कि यूनिवर्सल है, जो कि आम है। आप जब भी कॉफी पियेंगे, आप जब भी चाय पियेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आप सो नहीं सकेंगे। सेकंड देखें, आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। आइस, बर्फ पिघल जाएगी जब आप उसको हीट करेंगे, ठीक है। व्हेन द सन गोज डाउन, जब सूरज गुरूब हो जाता है, इट गेट्स डार्क, तब अंधेरा छा जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिएगा कि जीरो कंडीशनल है और दोनों जो पार्ट हैं हमारे सेंटेंस के, दोनों प्रेजेंट में हैं, ठीक है। अब कंडीशनल वन, टाइप वन देखिए, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि वही सेम कंडीशन क्लॉज लगा बनाने के लिए इफ क्लॉज हमने लगाया और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, प्लस जो सेकंड रिजल्ट क्लॉज होगा वो किसमें होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, विल, शेल, या फिर आप मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं जैसे कैन, मे, मस्ट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आपको पता है कि फ्यूचर जब आप बनाते हैं तो विल और शेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब इसको यूज हम कैसे करते हैं, द फर्स्ट कंडीशनल इज for future actions dependent on the result of another future action or event। यानी कि फ्यूचर की बात आप करते हैं तो उसमें आप एक प्रेजेंट में बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में कंडीशनल बताएंगे और फिर रिजल्ट उसका फ्यूचर में बताएंगे। देयर वेयर देयर इज अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ द कंडीशन फॉर द एक्शन बीइंग सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही गेट्स हियर सून, अगर वो यहाँ पर आ जाता है, आई विल स्पीक टू हिम अबाउट इट, तो मैं उससे इसके बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो बिलीव करता है कि यहाँ पे कुछ चांसेस हैं, रीजनेबल चांसेस हैं उसके यहाँ पर आने के, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है और उसके बाद रिजल्ट क्लॉज जो है विल में है, ठीक है। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। जी, इफ इट रेन्स, sorry for that, जी, इफ इट रेन टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। ये यहाँ पर देखें, इफ क्लॉज जो है उसमें तो आपने लगाना है, कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट सिंपल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जी बिल्कुल, जो टाइप वन में जैसे आपने लगाया, और ये यहाँ पर जो रिजल्ट क्लॉज है वो क्या बता रहा है, वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप प्रेजेंट कैसे लगाएंगे, इफ इट रेन्स टुमारो, आपने एस लगाना है, रेन्स, लाइक ये हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, इफ आई डैश
work early, if I finish work early, I will go to the cinema. अब यहाँ पे सेकंड जो रिजल्ट क्लॉज है वो विल में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में हम इफ क्लॉज को पुट करेंगे तो आई के साथ फिनिश होगा, फिनिशेस नहीं होगा तो फिनिश यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। शी विल फेल द एग्जाम इफ ही डैश नॉट स्टडी टुनाइट। अब यहाँ पर देखिए पहले जो हमारा आया था ना वो इफ क्लॉज पहले आ रहा था, लेकिन अब इफ क्लॉज बाद में आ रहा है और रिजल्ट क्लॉज पहले आ रहा है। और एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो इफ क्लॉज फर्स्ट में आता है, इफ क्लॉज पहले आता है तो उसमें हम कॉमा यूज करते हैं। जब इफ क्लॉज हमारा बाद में आता है, जब हम उसको स्विच करते हैं तो तब हम उसमें कॉमा नहीं यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्लॉज और फ्यूचर टेंस जो हमारा है बाद में पहले आया है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, ठीक है। शी विल फेल द एग्जाम इफ ही डैश नॉट स्टडी टुनाइट। तो हम नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव यानी कि नॉट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दैट इज करेक्ट, ठीक है, डज नॉट स्टडी। आगे देखिए, इफ ही डैश ईट टू मच आइसक्रीम ही विल गेट अ स्टमक एक। विल आया है, ठीक है, रिजल्ट क्लॉज में, तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ ही ईट्स, ईट्स यहाँ पर ये करेक्ट है। They will come to the party if they dash get an invitation. If they get an invitation या if ये they gets, तो they प्लूरल है, they के साथ हम get लगाएंगे, so get here is correct। यहाँ पर आंसर आपको दिए गए हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द करेक्ट वर्ब फॉर्म और राइट इट इन द ब्लैंक। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपने यहाँ पे जो भी करेक्ट है उसको यहाँ पे पुट करना है। अहमद वंडर्ड विद वेयर ही डैश देम। वंडर्ड यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो दूसरा पार्ट भी कौन सा किस में आएगा, हमारा पास्ट टेंस में आएगा। अहमद वंडर्ड, अहमद हैरान हुआ, वेयर ही डैश देम के वेयर ही लेफ्ट देम। यहाँ पे लेफ्ट क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है, लेफ्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। He believes he dash his keys. He believes he has lost his keys. यहाँ पर क्या है कि believes जो हमारा पहला पार्ट है वो प्रेजेंट सिंपल में आया है, तो दूसरा जो पार्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है, has lost। Okay. The receptionist told the interviewer that the applicant dash arrived, have arrived, had arrived या will arrive। अब आपने देखना है the receptionist told, told बताया। अब ये यहाँ पे past है ना, तो past सिंपल है, तो सेकंड वाला हमारे किस में आएगा, past परफेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे क्या है, had arrived is correct। Okay। The interviewer says that she dash for an hour. She what? She waits, she has waited, she has been waiting, or she had waited। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जब भी टेंस में फॉर आता है, सिंस और फॉर आता है, ठीक है, आगे टाइम बताया जाता है, तो आपने क्या यूज करना है, आंखें बंद करके आपने हैज बीन वेटिंग, आपने ये मार्क कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट है। ओके। I felt dash after the meal. I felt satisfied. I felt satisfied. I felt satisfying और aim satisfied। aim तो नहीं आएगा, satisfying नहीं आएगा, satisfy नहीं आएगा। I feel satisfied। यहाँ पे ये वाला वर्ड जो है satisfied, this is correct। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। ये ओके, अब आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। ये आगे आंसर्स भी हैं, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप इनको दोबारा से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, राइटिंग की तरफ आते हैं। राइटिंग का पोर्शन जो हमारा है क्रिएटिव राइटिंग का, उसमें हमने एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक मर्सी ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स एंड डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसमें आपने जो डिटेल्स पढ़ी है उनको यूज करते हुए आपने एक पैराग्राफ लिखना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसमें आपने डिस्कस करना है कि वो क्या थे, मर्सी, वो मर्सीफुल थे फॉर ऑल द क्रिएशन। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, उनमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं।
ओके, सो यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, आप उसको रीड आउट कर लीजिए, आप अपने हिसाब से भी अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अल्लाह's मैसेंजर वाज द मोस्ट कंपैशनेट ऑफ मैनकाइंड। अल्लाह के नबी जो थे वो तमाम जो इंसानियत है, तमाम जो मैनकाइंड है उसमें ज़्यादा कंपैशनेट थे, वो ज़्यादा हमदर्द थे। द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ सिंपैथी फॉर द बिलीवर्स, यानी कि बिलीवर्स यानी कि जो मुसलमान थे उनके लिए भी वो सिंपैथी रखते थे, वो हमदर्दी का जज्बा रखते थे। अमंग हिज फियरेस्ट अपोनेंट्स, फियरेस्ट कहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो सख्त, अपोनेंट्स कहते हैं मुखालिफ, जो दुश्मन है। वर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सख्त मुखालिफों में से वो कौन थे? प्रिजनर्स थे वॉर के, यानी कि जो जंग बदर के कैदी थे। सीज्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदर, जो जंग बदर में लाए गए थे। स्टिल ही मेड श्योर दैट दे रिसीव द मोस्ट एग्जाम्पलरी केयर पॉसिबल, ठीक है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यकीनी बनाया कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनके साथ मिसाली सलूक किया जाए, एग्जाम्पलरी, मिसाली। Prophet Muhammad accorded women a great deal of kindness and affection। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाती है हज़रत वुमेन के बारे में कि वुमेन को के साथ कैसा सलूक किया था। वुमेन के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे थे और काइंडनेस शो करते थे और अफेक्शन शो करते थे। अकॉर्डेड का मतलब होता है ग्रांट करना। इन दोज डेज, उन दिनों में वुमेन वर ट्रीटेड ब्रूटली, वुमेन वर ट्रीटेड बैडली, उन दिनों में औरतों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। They were granted honor and dignity at par with men in the community by the noble prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उनको वकार दिया गया, उनको इज्जत दी गई, मर्तबा दिया गया, जैसे कि उस मुआशरे में मर्दों को दिया जाता था, ठीक है। By improving women's status and standing, Allah's messenger established women's rights through it as advice and commands। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नसीहत के ज़रिए से और अपने अहकामात के ज़रिए से जो औरतों का मर्तबा था वो बुलंद किया। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ स्पेशल फीलिंग ऑफ टेंडरनेस फॉर चिल्ड्रन। टेंडरनेस कहते हैं नरमी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ भी नरमी का सलूक रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसासात नरमी के रखते थे। ही अंडरस्टूड अ मदर्स एंग्विश फॉर हर चाइल्ड, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंग्विश कहते हैं जो पेन होता है, तकलीफ होती है जो मदर महसूस करती है अपने बच्चे के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मदर की तकलीफ को भी महसूस कर सकते थे जो अपने बच्चे के लिए वो महसूस करती थी। ही वॉज मोर सेंसिटिव टू अ मदर्स एंग्विश फॉर हर चाइल्ड देन द मदर हरसेल्फ, ठीक है। अब जो मदर महसूस करती थी तकलीफ अपने बच्चे के लिए, वो इससे कहीं ज्यादा बच्चों के लिए महसूस करते थे। इन एडिशन ही वॉज काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एज वेल एज पीपल, ठीक है। मजीद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनिमल्स के साथ भी काइंड थे। अब जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ी है कि वो बिलीवर्स के साथ थे ही काइंड, और वो नॉन बिलीवर्स के साथ भी थे, वो बच्चों के साथ भी और औरतों के साथ भी, उसके अलावा एनिमल्स के साथ भी वो काइंड थे। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोहिबिटेड हिज कंपेनियंस फ्रॉम डिस्टर्बिंग, ओवरबर्डनिंग और लीविंग एनिमल्स हंग्री और थर्स्टी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को, कंपेनियन यानी कि अपने साथियों को या अपने सहाबा को मना किया। किस, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। मना किया किससे? डिस्टर्बिंग, परेशान करने से, ओवरबर्डनिंग यानी कि उन पर ज्यादा बोझ लादने से, लीविंग एनिमल हंग्री और थर्स्टी या फिर उनको भूखा प्यासा रखने से मना किया। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज ऑनेस्ट एंड कंपैशनेट इन एन इक्विटेबल मैनर, ठीक है। मस्जिद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्ट भी थे और कंपैशनेट भी थे, यानी कि बराबर में वो सबके साथ ऑनेस्ट थे। देयर वॉज नो वन एल्स विद हिज लेवल ऑफ सिंपैथी। कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में आप मिसाल ढूंढ लें, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें इतनी ही ज्यादा सिंपैथी है, सबके लिए एम्पैथी महसूस कर रहा हो जो जैसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करते थे। कोई भी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ही वॉज कंपैशनेट फॉर ऑल द वर्ल्ड सिंस ही लिव्ड फॉर अदर्स रादर देन फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। वो सबके साथ, सबके लिए कंपैशनेट थे, सबके लिए हमदर्दी का जज्बा रखते थे, तमाम मखलूकात के लिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंद हो, चाहे वो कुफ़ार हो, मुसलमान हो, ठीक है, उनके लिए सब बराबर थे। और इसीलिए उनको मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन कहा जाता है, मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वो दुनिया के लिए जिए थे, दुनिया के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारी थी। क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द टेक्स्ट एंड राइट एट लीस्ट 5 मेन पॉइंट्स ऑन मर्सी फॉर ऑल, ठीक है। अब आपने टेक्स्ट को एनालाइज करना है और आपने क्या लिखना है,
5 हमने मेन पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि जैसे चैप्टर आपने पढ़ा है पूरा, उसको आपने एलैबोरेट कर देना है, उसको आपने प्रिसाइज़ करके 5 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है पूरा चैप्टर को, ठीक है? जैसे मर्सी फॉर ऑल। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, अल्लाह's मैसेंजर वाज़ काइंड हार्टेड फॉर ऑल द क्रिएशन ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ, ठीक है? सबसे पहली बात कि वो तमाम क्रिएशन के लिए काइंड हार्टेड थे। उसके बाद क्या है, द मैसेंजर्स कंपैशन टुवर्ड्स द बिलीवर्स वाज़ ऑफ द अटमोस्ट डिग्री, ठीक है? जो बिलीवर्स के लिए उनका कंपैशन था, उनकी हमदर्दी का जज़्बा था, वो बहुत ही आला था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ आल्सो मर्सीफुल टुवर्ड्स हिज़ एनिमीज़, ठीक है? अब तीसरी बात ये है कि वो एनिमीज़ के लिए भी मर्सीफुल थे। ही गेव अ ग्रेट एग्ज़ाम्पल बाय फॉरगिविंग हिज़ एनिमीज़ आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। अब उन्होंने इसकी मिसाल भी दे दी कि मक्का फ़तह करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार था, आपके इख्तियार में था कि आप जो है अपने नॉन बिलीवर्स जो थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया था आप पर, आप उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन आपने एक मिसाल सेट की जिसमें आपने उनको सबको माफ़ कर दिया। चौथा पॉइंट देखिए, Prophet Muhammad was also very kind and affectionate, not only towards women but children as well. He established rights for oppressed women. ठीक है, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमेन के लिए थे, इसी तरह बच्चों के लिए भी वो अफेक्शनेट थे, काइंड थे। उन्होंने वुमेन के लिए कुछ रूल और कुछ राइट्स मुतय्यन किए। नंबर 5, हिज कंपैशन इनकम्पस्ड नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि पहले भी बात हुई पहले पॉइंट में बात की मैंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूकात के लिए रहमत थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमदर्दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कंपैशन है, उसके अहाते में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स नहीं आते बल्कि एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है? देयरफॉर ही लिव्ड नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर अदर्स, ही वाज मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड्स, ठीक है? सो इसीलिए वो बाकियों सबके लिए जिए थे, तमाम दुनिया के लिए, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए और सब मखलूक़ात के लिए उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी थी, इसीलिए उनकी मिसाल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इंटरफेथ हार्मनी कीपिंग इन व्यू द करंट वर्ल्ड सिनेरियो एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 and 150 वर्ड्स। अब बच्चों आपने यहाँ पर क्या करना है, इंटरफेथ हार्मनी के बारे में आपने एक पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि इंटरफेथ हार्मनी होती क्या है, ठीक है? इंटरफेथ हार्मनी किस बला का नाम है, जैसे कि किसे कहते हैं? तो इंटरफेथ हार्मनी यहाँ पर होती है बच्चों, जैसे है इंटरफेथ, सॉरी फॉर दैट। ओके, इंटरफेथ हार्मनी होती क्या है? इंटरफेथ हार्मनी को आपने यहाँ ऐसे समझना है कि जो इंटरफेथ है ना वर्ड, इंटरफेथ का मतलब क्या होता है? इंटर, इंटर दरमियान में, फेथ जो यकीन है, जो रिलीजन है दुनिया के, जो दुनिया के सारे रिलीजन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़े-बड़े रिलीजन हैं वो कौन-कौन से हैं? इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़्म है, ठीक है? सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है, ये सारे जो रिलीजन है ना उनके दरमियान, अब उनके दरमियान क्या चीज़ है? उनके दरमियान हार्मनी। हार्मनी क्या होती है? हार्मनी बच्चों होती है यगानगत, यूनिटी, इत्तेहाद, ठीक है? अब सारे मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद पैदा करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सब मज़ाहिब के लोग मिलकर एक टेबल पे बैठें और वो बातचीत कर सकें, वो डायलॉग कर सकें, वो आपस में आराम से तरीके से बातचीत कर सकें और एक-दूसरे को सुन सकें, ठीक है? तो ये इंटरफेथ हार्मनी होती है, सही है? अब आपने डिस्कस करना है इंटरफेथ हार्मनी को, कीपिंग इन व्यू द करंट वर्ल्ड सिनेरियो। आजकल जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है, इसमें इंटरफेथ हार्मनी की कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा जो है वो इंटरफेथ हार्मनी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं, यानी कि तकरीबन सभी मज़ाहिब दूसरों को कबूल नहीं करते। अव्वल तो अगर करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको। तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, एंड राइट अ पैराग्राफ, आपने पैराग्राफ लिखना है इस पर। यहाँ मैंने पैराग्राफ लिखा है, उसको आप देखिएगा और फिर अपने हिसाब से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। इंटरफेथ हार्मनी मीन्स ब्रिंगिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अमंग पीपल बाय स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। सबसे पहली बात ये है कि आपने इसकी डेफिनेशन दे देनी है, आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है कि है क्या है, ठीक है? अब इंटरफेथ हार्मनी क्या है कि बैनुल मज़हबी जो यगानगत है, जो हम आंगी है, वो क्या है? मीन्स इसका मतलब ये है कि ब्रिंगिंग पीस, कि आप पीस लाते हैं, एंड ट्रैंक्विलिटी और अमन लाते हैं। पीस और ट्रैंक्विलिटी सिनोनिम्स हैं, ठीक है? अमंग पीपल, लोगों के दरमियान, बाय स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, यानी कि मस्बत जो रवैया है, मस्बत जो तरीका है उसको जो
करते हुए, फ़रोग़ देते हुए, ठीक है? इट एनकरेजेस द डिक्टम टू लिव एंड लेट अदर्स लिव। अब ये किस पर काम करता है? ये डिक्टम यानी कि एक मुकोला है, एक ऐसा कॉल है, एक ऐसी बात है कि जिस पर वो ये काम करता है। इंटरफ़ेथ हार्मनी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वो किस पर काम करता है? टू लिव एंड लेट अदर्स लिव, यानी कि आप खुद भी जिए, आप खुद भी जिंदा रहें और दूसरों को भी जिंदा रहने दें, ठीक है? टू लिव, जिंदा रहना, यानी कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें आप खुद भी अच्छे तरीके से रह रहे हो और दूसरों को भी अच्छे तरीके से आप रहने का सलीका सिखाएं और रहने दें, किसी को तकलीफ मत पहुंचाएं। इट प्रमोट्स पीस एंड नॉन वायलेंस। अब ये जो इंटरफेथ हार्मनी है, ये किसको प्रमोट करती है? पीस, अमन को, और नॉन वायलेंस और अदम तशद्दुद को, कि वायलेंस आपने पैदा नहीं करनी। इट इज़ अ मूवमेंट प्रोपोज्ड बाय किंग अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन एट द यूएन इन 2010। किंग अब्दुल्ला ने ये जो है वो मूवमेंट प्रपोज की थी। द पर्पस इज टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ हेल्दी डायलॉग अमंग डिफरेंट फेथ्स एंड रिलीजन्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल। इसका पर्पस क्या है? इसका मकसद क्या है? वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ जो फेथ और रिलीजन है ना दुनिया के, उनके अंदर क्या पैदा करना? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मुफाहमत पैदा करना, हार्मनी या गानकत पैदा करना, हमाही पैदा करना, और कोऑपरेशन यानी कि इत्तेहाद पैदा करना, कि वो एक दूसरे की बात को सुन सकें, उनमें अदम बर्दाश्त ना हो। Okay. It also encourages the people to spread the message of interfaith harmony and goodwill in the world. Churches, mosques, synagogues, temples, and other places of worship. अब ये जो मूवमेंट है इंटरफेथ हार्मनी की, ये मजीद लोगों को इनकरेज करती है, मजीद उनकी हौसला अफजाई करती है कि वो इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करें, गुडविल को प्रमोट करें दुनिया की चर्चेस में। चर्चेस कहते हैं बच्चों, जो गिरजाघर होते हैं ना, उनको कहते हैं, ठीक है? जो ईसाइयों की इबादत गाहें होती हैं। मॉस्क का तो आपको पता ही है। सिनागॉग्स, सिनागॉग्स कहते हैं जो इबादत गाहें होती हैं उनको, ठीक है? टेम्पल्स, मंदिर एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और जहाँ भी जो इबादत गाहें हैं जो दुनिया की, तो उन सब में इसको प्रमोट किया जाए, इंटरफेथ हार्मनी को और गुडविल को। द वर्ल्ड हैज लॉस्ट फीलिंग ऑफ लव, केयर एंड यूनिटी। अब दुनिया में आप जहाँ के भी चले जाएं, मोहब्बत खत्म हो चुकी है, ठीक है? और केयर भी खत्म हो चुकी है, और यूनिटी भी, इत्तेहाद भी नहीं रहा। एक दूसरे का गला काटने और एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं लोग। थ्रेट्स, खतरात भी हैं। टेररिज्म, दहशतगर्दी भी है। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म कहते हैं इंतहा पसंदी को, ठीक है? यानी कि आप इंतहा तक पहुंच जाते हैं, आपके अंदर हौसला नहीं होता कि आप आराम सुकून से कोई बात सुन सकें और उसको बर्दाश्त कर सकें। आर राइजिंग डे बाई डे, दिन ब दिन ये जो खतरात, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। माइनॉरिटीज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अब ये जो माइनॉरिटीज हैं, जो अकलियतें हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनके जो हुकूक हैं वो पामाल किए जाते हैं। आर फोर्स टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट करें, यानी कि वो आपके मुल्क में अगर कोई अकलियतों के कोई नुमाइंदे रहते हैं, अकलियत से रिलेटेड कोई लोग रहते हैं, तो आप उनको क्या करेंगे? उनको सप्रेस करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे कि वो आपके रिलीजन पर अमल करना शुरू कर दें, ठीक है? दे डोंट हैव देयर फंडामेंटल राइट्स। अब अकलियतों को फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए जाते। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? यानी कि जो बेसिक राइट्स हैं उनके, यानी कि जिनमें आ जाता है फूड, वाटर और उनकी केयर आ जाती है, यानी कि जिसमें आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? ये राइट्स भी जो हैं हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं दिए जाते, अकलियतों को नहीं दिए जाते। कायद वॉज अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। अब कायद आजम जिन्होंने पाकिस्तान का आइडिया दिया था, पाकिस्तान जिन्होंने उसको तख्लीक किया था, वो अगेंस्ट थे किसके? सेक्टेरियनिज्म के। ये सेक्टेरियनिज्म होता है जैसे सेक्ट होता है ना, सेक्ट, फिरके। सेक्टेरियनिज्म फिरकावारियत, ठीक है? वो फिरकावारियत के अगेंस्ट थे, एंड एक्सट्रीमिज्म और इंतहा पसंदी के भी अगेंस्ट थे। बट कायद पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर माइनॉरिटीज। लेकिन कायद आजम का पाकिस्तान माइनॉरिटीज के लिए यानी कि अकलियतों के लिए सेफ नहीं है। पाकिस्तान में किसकी अक्सरियत है? मुसलमानों की अक्सरियत है, तो बाकी जो भी मजाहिब हैं वो अकलियत में है, ठीक है? यानी कि वो कम तादाद में है, तो पाकिस्तान सेफ नहीं है उन लोगों के लिए। आगे मैं आपको बहुत सारी मिसालें भी दूंगी कि कैसे सेफ नहीं है, बल्कि खुद मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है। वो आर पनिश्ड विदाउट एनी अथेंटिक एविडेंस, ठीक है? जिनको पनिश किया जाता है, जिनको सजा दी जाती है बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी
सबूत के। अब पाकिस्तान की बात की जाए, वो तो आपके सामने ही है सब कुछ, जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, तो दुनिया में जहाँ कहीं भी चले जाएं तो हर जगह अकलियतों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। आप चाइना में देख लें, आप फ्रांस में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, जहां भी है कहीं ना कहीं इस्तेहसाल किया जा रहा है। It is the duty of every citizen, especially teachers, parents, and religious scholars, to play their role in promoting harmony among religions, not only in Pakistan but all over the world. अब ये किसकी ड्यूटी है, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसका फर्ज है कि किसने इसको प्रमोट करना है पूरी दुनिया में? हम टीचर्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, एंड रिलीजियस स्कॉलर्स, और जो स्कॉलर्स हैं, जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और खासकर बच्चों आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारा मुस्तकबिल हैं। आप हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है, यू आर द रे ऑफ होप फॉर अस। आपने इसको प्रमोट करना है, आपने ये जो एक्सट्रीमिज्म है ना, ये बढ़ती जा रही है, इसको आपने खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि आप नए जहन आ रहे हैं, आप इन चीजों को बेहतर समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बड़े हैं, हम तो सब सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो हमें जहां भी कहेगा हम चले जाएंगे, जो जैसा कहेगा हम चले जाएंगे, जो मुंह उठ के कहेगा कि हाँ जी ये इंसान गलत है, इसको मार दो, इसको जला दो, तो हम वही करेंगे, हम उनके पीछे चलते जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी अकल का इस्तेमाल करना है कि आया वाकई ये इंसान गलत है या नहीं है। आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, बल्कि इमोशंस को आपने नहीं फॉलो करना। It is the duty of every citizen, especially teachers, parents, and religious scholars, to play their role in promoting harmony among religions, not only in Pakistan but all over the world. सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि ये तमाम दुनिया में ये इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने की जरूरत है। अब जैसे देखें क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, कश्मीर में क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, तो ये सारा जो एक्सट्रीमिज्म है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है, तभी जाकर यही अमन पैदा हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में आप कह रहे होंगे कि एलिगेशंस में लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हम माइनॉरिटीज को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे सियालकोट में इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम, श्रीलंकन मैनेजर जो था उसने एक स्टिकर उतारा था, तो हालांकि वो तो श्रीलंकन था, वो तो मुसलमान नहीं था, उसे क्या पता हमने क्या लिखा हुआ है स्टिकर में, ठीक है। तो उसके खिलाफ मोब इकट्ठा हो गया और उसको इतना मारा कि बहुत ज्यादा मारा उसको। तो उसके बाद सरगोदा में हुआ कि 70 इयर्स जो क्रिश्चियन था उसके साथ गलत किया गया, ठीक है। और उसको फैक्ट्री से घसीटा गया और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया हमारे मोब की तरफ से। और मिशाल खान एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। उसको उसके पर्सनल किसी दुश्मनी की वजह से उसको इतना मारा गया, उस पर इल्जाम लगाए गए तौहीन रिसालत के। और उसको इतना मारा गया कि उसकी माँ कहती है कि जब मेरे बेटे की लाश लाई गई और मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी उंगलियां टूटी हुई थी। अब ये हाल करेंगे हम अपने लोगों का, यानी कि वो तो मुसलमान है, ठीक है, उसके साथ भी हमने ऐसा हाल किया है। श्रीलंकन तो श्रीलंकन था, उसके साथ भी हमने ऐसा हाल किया है। उसके बाद लास्ट टाइम रमजान में दो बच्चे पकड़े गए थे चोरी के इल्जाम में, तो उनके साथ कैसा सलूक किया गया, उनको भी बहुत पीटा गया। यानी कि हम जो प्रॉब्लम है उसको नहीं समझते, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। हम समझेंगे तो सॉल्व करेंगे, लेकिन हम सिर्फ नतीजा अखज़ करने लगते हैं, हम उसकी बेसिक मालूम नहीं करते कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। अगर उन बच्चों ने चोरी की है तो उसकी वजह क्या थी, हालांकि वो दोनों बच्चे बोर्ड में टॉपर थे। उसके बाद लास्ट टाइम लाहौर का एक वाकया है जहाँ पे एक औरत ने कपड़े जो पहने हुए थे उस पर अरेबिक में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था और उस पर हलवा लिखा हुआ था, तो मोब ने समझा कि ये बेहुरमती हो रही है हमारे कुरान की। हालांकि उन्हें नहीं पता ये कुरान है या अरेबिक है। कुरान और अरेबिक तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कुरान अलग है और अरेबिक एक जुबान है, जैसे हमारी उर्दू जुबान है। तो हमें यहाँ पर सब्र अपने अंदर इनकलकेट करने की जरूरत है, बर्दाश्त पैदा करने की जरूरत है। और एक रिसेंटली जो वाकया हुआ है वो सवात में वाकया हुआ है, वो तो हमारा अपना बंदा था। सवात में एक टूरिस्ट गया था, तो उस पर कुछ दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि इसने बेहुरमती की है। उसके पास कोई पेज था, उस पर गालिबन कोई अरबिक में कोई अल्फाज लिखे हुए थे और उसने उसको कहीं डिस्टॉर्ट किया, तो उस पर इल्जाम लगाया गया। उसे एक गिरोह ने घेर लिया
और जब तक पुलिस आई, पुलिस उसको लेकर गई, तो फिर ये सारे लोग जमा होकर पीछे थाने में चले गए। पुलिस मोबाइल को आग लगाई और उस पुलिस वालों को मारा। जो हमारे मुहाफिज ने उनको मारा, उनको भगा दिया। और उसके बाद उस आदमी को मार दिया गया और फिर सरेआम उसको जला दिया गया। और लोग फख्र से कह रहे हैं कि हाँ वाकई जो ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। अब इस सवाल का आप लोग जवाब दें कि उसने किया क्या था। आप कौन होते हैं उसका उसको सजा देने वाले? अदालतें कहाँ मर गई हैं? थाने कहाँ मर गए हैं? एसएचओस कहाँ हैं? जो हमारे मुहाफिज हैं, जो लोगों के मुहाफिज हैं, ये काम तो उनका बनता है ना। ये मोब का काम नहीं है कि आप उठें, आप लोगों को इकट्ठा करें और लोगों को सजा देना शुरू कर दें। आप कौन होते हैं? तो ये सारी चीजें हैं। ये आप वर्ल्ड सिनेरियो भी देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी जहां पे माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है। तो हमें इसको खत्म करने की जरूरत है। ओके, देन वी हैव प्रूफ रीडिंग, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग इज अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट फॉर एरर्स इन ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। प्रूफ रीडिंग ये होती है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, तो उसमें आप उसको लिखने के बाद आप रिवीजन करते हैं और उसके बाद आप प्रूफ रीड करते हैं। यानी कि उसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, आपने इसको देखना होता है। प्रूफ रीडिंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस अकरिंग आफ्टर रिवीजन। ठीक है, आप लिखते हैं, उसके बाद रिवाइज करते हैं और उसके बाद आप प्रूफ रीड करते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वाई टू प्रूफ रीड? प्रूफ रीड क्यों जरूरी है? प्रूफ रीडिंग करना क्यों जरूरी है? Mistakes in an essay distract the reader from the content of the essay and make an unprofessional impression on the reader. अब जो एक रीडर होगा, आपने फर्स्ट करें एक ऐसे लिखा है, आपने उसको पब्लिश किया है, आर्टिकल लिखा है, आपने उसको पब्लिश किया है, तो उसमें अगर मिस्टेक्स होंगी तो रीडर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप जो आइडिया उसको देना चाह रहे हैं, वो अगर उसके सामने कुछ मिस्टेक्स आएंगी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो उस आइडिया पर फोकस नहीं कर पाएगा। ऑलवेज ट्राई टू मेक रीडिंग योर वर्क अ प्लेयर। ठीक है, आपने अपनी रीडिंग को प्लेयर बनाना है। अब यहाँ पे टीचर्स पॉइंट क्या है कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स मस्ट बी गिवन लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड टीचर्स मस्ट मीडिएट टू ब्रिंग हार्मनी अमंग स्टूडेंट्स ऑफ इंटरफेथ। ठीक है, अगर फर्स्ट करें कि हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें उनको भी मौका देना है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। उनको ये नहीं महसूस होने देना कि हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो महफूज नहीं है, हमने उनको एक्सप्लॉइट नहीं होने देना। ओके, प्रूफ रीडिंग करने के कुछ स्टेप्स हैं, लाइक कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि फर्स्ट टेक्निक ये है कि प्रूफ रीड इन अ क्वाइट प्लेस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। आपने प्रूफ रीडिंग करनी है तो आपने ऐसी प्लेस का इंतखाब करना है जहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे आप। ठीक है। Number two, for out of class essays, do not try to proofread immediately after writing or revising an essay. अगर आप आउट क्लास ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि इमीडिएटली उसको रिवाइज नहीं करना। इमीडिएटली यानी कि फौरन उसको रिवाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अभी आपने एक ऐसे लिखा है, अभी आपने एक पैराग्राफ लिखा है, तो आप फौरन से उसकी प्रूफ रीडिंग शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना, आगे बताया जा रहा है। सेट इट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स और अ डे। ठीक है, you will identify more errors if you give yourself time to forget what you wrote। ठीक है, एक दिन दे दें या फिर कुछ दिन दे दें उसको, उसके बाद आप दोबारा उसकी रिवीजन करें। और उसके बाद तब आपको पता चलेगा कि जब आप जो आपने जो लिखा होगा पहले आप भूल जाएंगे, उसके बाद आपको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं। थ्री, प्रूफ रीड स्लोली। आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ रीड करना है। इफ यू हरी यू विल एंड अप रीडिंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स रादर देन इंडिविजुअल वंस एंड यू विल मिस एरर्स। अगर आप जल्दी जल्दी उसको प्रूफ रीड करेंगे तो हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स पढ़ते जाएं और फिर जो इंडिविजुअल वर्ड हैं उन पर फोकस ना कर पाए, इस तरह आप एरर्स को मिस कर देंगे। नंबर फोर, रीड योर ऐसे आउट लाउड। यानी कि आपका ऐसे जो है उसको ऊंची आवाज से पढ़ें। योर ईयर्स विल हेयर एरर्स दैट योर आईज मिस। आपके कान उन एरर्स को, उन गलतियों को सुनेंगे जो आपकी आंखों ने मिस कर दी हैं। दिस विल ऑल्सो फोर्स यू टू कंसिडर ईच वर्ड एंड स्लो डाउन द रीडिंग प्रोसेस फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, अगेन बी श्योर टू प्रूफ रीड। ठीक है, अब एक्सरसाइज यहाँ पर प्रूफ रीडिंग की है। Here are three short paragraphs. Find the mistakes, mostly punctuation and spelling.
अबाउट 10 मिस्टेक्स पर पैराग्राफ एंड राइट द पैराग्राफ। ये बहुत ही आसान है, इसमें आपने पंक्चुएशन की मिस्टेक देखनी है, यानी कि कहाँ पर आपको कैपिटलाइज करना है वर्ड, कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत है। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी कि कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं आपने उनको देखना है, ठीक है। तो पैराग्राफ नंबर 1 आपके पास यहाँ पर आ जाता है, डिड यू नो दैट बैट्स आर मैमल्स। अब यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप है। तो डिड जो सेंटेंस का स्टार्ट है, पैराग्राफ का स्टार्ट है, तो डिड का डी कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ में मैंने इसको एक्यूरेटली लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, डिड का डी कैपिटल होगा। यू नो, नो एन ओ नो का मतलब क्या होता है, नहीं। तो यहाँ पर नो क्या आएगा, के एन ओ डब्ल्यू, नो। दैट बैट्स आर मैमल्स, मैमल्स के बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डिड यूज किया हमने और क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आ गया सेकंड सेंटेंस का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल होगा। नो अगेन सेम, दे आर मैमल्स जस्ट लाइक अस बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। वार्म ब्लडेड के बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद दे का टी कैपिटल होगा। दे आर द ओनली मैमल्स दैट नो, यहाँ पे नो के अगेन स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, हाउ टू फ्लाई, ठीक है। उसके बाद बैट्स, बैट्स यानी कि अगेन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो बैट्स का बी कैपिटल होगा। आर नॉक्टर्नल विच मीन्स दे स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड आर अवेक एट नाइट। अब यहाँ पे नॉक्टर्नल का एन क्यों कैपिटल किया मैंने, क्योंकि जब भी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आता है, उसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉक्टर्नल प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि बैट्स एक ऐसे एनिमल्स हैं जो दिन के टाइम जाग जो है वो सोते हैं और रात के टाइम जागते हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 क्या कहता है, पैराग्राफ नंबर 2, बीज आर इंटरेस्टिंग एनिमल्स। बीज क्या होती हैं, शहद की मक्खियां। तो बीज बी डबल ई एस होगा, अगेन बी कैपिटल होगा। आर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, आई एन टी ई आर ई एस टी आई एन जी, इंटरेस्टिंग एनिमल्स, ठीक है। हनी बी, अगेन बी के स्पेलिंग गलत है। फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 15 माइल्स पर आवर, ठीक है, पर आवर यहाँ पर फुल स्टॉप। अ हाइव ऑफ हनी बीज हैज अबाउट 40,000 बीज इन इट। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, तो यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। द हनी, द का टी कैपिटल होगा। हनी बी हैज 5 आईज, अ वर्कर बी, ठीक है, 5 आईज, इसके बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद अ वर्कर बी विल मेक, मेक के स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर आपने ई लगा देना है। 1/12 ऑफ द टी स्पून ऑफ हनी ओवर इट्स लाइफ टाइम, लाइफ टाइम यानी कि इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है। अब इट्स में आपने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, बल्कि इट्स इसके बगैर आएगा। बीज हैव बीन मेकिंग हनी अबाउट 150 मिलियन ईयर्स, ठीक है। ये एक्यूरेट है, ये करेक्शन के साथ है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, पैराग्राफ नंबर 3, डिड यू नो दैट अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर मोर देन अ होल मंथ। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डिड का डी कैपिटल होगा। और उसके बाद होल, एच ओ एल ई, होल नहीं होगा, इसका मतलब होता है सुराख। इस होल का मतलब होता है सुराख, यहाँ पर होल क्या होगा, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल होगा, सही है। अ पर्सन कैन ओनली लिव फॉर अबाउट, फॉर एफ ओ यू आर फोर आया है, तो फोर नहीं आएगा बल्कि एफ ओ आर फॉर आएगा, ठीक है। 1 वीक, ओ एन ई वन, ये डब्ल्यू ओ एन वन का मतलब आपको पता है, इसका मतलब जीतना होता है, ठीक है। विदाउट वाटर, उसके बाद फुल स्टॉप, वी डब्ल्यू कैपिटल नीड वाटर मोर देन वी नीड फूड। देन टी एच ए एन, देन का मतलब होता है फिर, टी एच ए एन देन का मतलब होता है से, ठीक है। यानी कि वी नीड वाटर मोर देन वी नीड फूड, यानी कि फूड से ज्यादा हमें पानी की जरूरत होती है। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर, यहाँ पे अर्थ्स वाटर एपोस्ट्रोफी आएगा, क्यों, अर्थ का वाटर, ठीक है, इज इन द ओशंस। जस्ट 3% ऑफ द अर्थ्स वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, यहाँ पे अगेन वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स के बाद एपोस्ट्रोफी आएगा। फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन द नॉर्थ एंड साउथ पोलर आइस कैप्स, ठीक है।
ओके, प्रेसी राइटिंग को देख लीजिए। प्रेसी राइटिंग क्या होती है? प्रेसी प्रिसाइज से निकला है। प्रिसाइज का मतलब होता है मुख्तसर करना, प्रिसाइज करना। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आप उसको प्रिसाइज करके चंद अल्फाज में अपने अल्फाज में बयान करते हैं कि इसमें ये बात कही गई है, तो उसको प्रिसाइज करना कहते हैं। प्रेसी राइटिंग क्या होती है? प्रेसी राइटिंग इज अ शॉर्ट समरी। एक शॉर्ट समरी होती है, समरी भी थोड़ी लेंथी होती है लेकिन उससे भी शॉर्ट प्रेसी होती है। इट इज नॉट अ पैराफ्रेज, ये पैराफ्रेज नहीं है। पैराफ्रेज यानी कि स्टेंसा को जैसे आप अपने अल्फाज में लिख रहे हैं, लेकिन बात जो होती है वो राइटर की ही होती है, which merely says in different and simpler words exactly what the passage being paraphrased has to say. A paraphrase may be as long as the passage itself. A phrase uh, really is more than one third the length of the original selection and maybe only one fourth as long. ठीक है, वन फोर्थ या वन थर्ड होती है phrase एक स्टेंजा की, एक पूरे पैराग्राफ की, सॉरी। Apercy given gives only okay. Apercy gives only the heart of a passage. हार्ट ऑफ द पैसेज यानी कि उसके अंदर क्या है, उसका क्रक्स क्या है पैसेज का, आपको प्रेसी ये बताएगी। ठीक है, इट ओमिट्स रिपीटिशन एंड सच एज डिटेल्स एज एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस एंड एडजेक्टिव्स यूजलेस अनलेस दे आर ऑफ अनयूजुअल इंपॉर्टेंस। इसमें जो भी इलस्ट्रेशंस होती हैं, जो भी रेपिटेशन होती हैं, जो भी एग्जांपल्स होती हैं, जो इलस्ट्रेशंस होती हैं, सारी वो ओमिट कर दी जाती हैं, उनको निकाल दिया जाता है। ओमिट करना मतलब निकाल देना। ठीक है, आप जब प्रेस से लिखते हैं तो आप ये सारी डिटेल्स नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ के जो कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं यानी कि अनयूजुअल इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो आप उनको इंक्लूड कर देते हैं। अ प्रेस इज रिटन इंटायरली इन द वर्ड्स ऑफ द पर्सन राइटिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल सिलेक्शन। अवॉइड द टेम्पटेशन टू लिफ्ट होल सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल। ठीक है, अब प्रेसी क्या होती है कि अगेन जैसे आप पैराफ्रेज करते हैं, पैराफ्रेज आपने अपने अल्फाज में लिखना होता है लेकिन बात राइटर की होती है। यहाँ पे भी प्रेसी भी आपने अपने अल्फाज में लिखनी है लेकिन बात राइटर की होगी। A précis is written from the point of view of the author whose work is being summarized. Do not begin with such expressions as this author says or the paragraph means. Begin as though you are summarizing your own writing. ठीक है, आपने जब प्रेसी लिखनी है तब आपने ये नहीं मेंशन करना शुरू में दिस ऑथर सेज, जैसे आप एक्सप्लेनेशन में करते हैं स्टेंजा की, आपने ये नहीं लिखना द पैराग्राफ मीन्स या फिर दिस ऑथर सेज, आपने एज इट इज उसको एक्सप्लेन कर देना है। इन राइटिंग अप्रेसी प्रोसीड्स एज फॉलोज। सबसे पहले आपने क्या करना है, रीड केयरफुली सेंटेंस बाय सेंटेंस। आपने पूरा पैराग्राफ सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करना है। द पैसेज टू बी समराइज्ड, ट्राई टू ग्रास्प द राइटर्स मेन पॉइंट। आपने ये देखने की कोशिश करनी है कि राइटर का मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है। स्पॉटिंग द टॉपिक सेंटेंस विल हेल्प। ठीक है, जो टॉपिक सेंटेंस होगा वो आपको आपकी मदद करेगा इसमें कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। लुक अप इन द डिक्शनरी एनी वर्ड whose meaning is not absolutely clear। आपको कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो आप उसका मीनिंग डिक्शनरी में देख सकते हैं। एज यू रेड, जब आप पढ़ते हैं, टेक ब्रीफ नोट्स टू बी यूज्ड इन योर राइटिंग। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाएं जिनको आप अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 क्या है, व्हेन यू हैव फाइनली डिसाइडेड व्हाट द ऑथर्स मेन पॉइंट इज, राइट इट आउट इन योर ओन वर्ड्स। जब आपको पता चल जाए कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिर उसको अपने अल्फाज में लिखें। डू नॉट यूज द वर्डिंग ऑफ द ओरिजिनल एक्सेप्ट फॉर सर्टेन कीवर्ड्स विच यू मे फाइंड इंडिस्पेंसेबल। आप कोई भी ऐसा वर्ड एज इट इज यूज मत करें, लेकिन कुछ वर्ड्स जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते, इंडिस्पेंसेबल यानी कि जिनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जो कीवर्ड्स होते हैं। इफ यू कैनॉट ट्रांसलेट द आइडिया इनटू लैंग्वेज ऑफ योर ऑन, यू डू नॉट अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। अगर आप उसको अपने जुबान में समझ नहीं सकते, ठीक है, अब अगर आप उसको अपनी जुबान में ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। बी स्पेशली केयरफुल नॉट टू रिलाई टू मच ऑन द टॉपिक सेंटेंस। अब आपने क्या करना है कि सब टॉपिक सेंटेंस पे रिलाई नहीं करना। डू नॉट एड एनी ओपिनियंस और आइडियाज ऑफ योर ऑन। अपने ओपिनियन, अपने आइडिया ऐड नहीं करने। Number 3, revise your writing until you are sure that you have given an accurate summary। आप अपनी राइटिंग को बार बार जो है वो उसको रिवाइज करें आप, यहाँ तक कि आपको ये क्लियर ना हो जाए कि आपने एक्यूरेट समरी दी है। नंबर 4,
Usually you will find your précis is too long. It is more than one third the length of the original. Continue your revision until you have reduced the précis to the proper length. In this careful revision lies the principal value of the précis as a composition एक्सरसाइज. ठीक है, आपने 4 पॉइंट क्या कहता है कि आपने अगर आपको लगता है कि वन थर्ड से ज्यादा आपकी समरी हो गई, या आप मजीद उसको रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें और उसको शॉर्ट करें, और जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी समरी 1/4 हो गई है, तो आप उसको छोड़ दें. अब यहाँ पर एक्टिविटी क्या है कि रीड फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ यूनिट 1 एंड मेक प्रेसी ऑफ देम. आपने फर्स्ट 2 पैराग्राफ रीड करने हैं और उनकी प्रेसी यहाँ पर लिखनी है. पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ पर ये है चैप्टर में से, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the most revered figure in the history of human civilization. His teachings and preachings are a beacon of light for humanity. He sallallahu alaihi wasallam epitomized justice and compassion, and he sallallahu alaihi wasallam was an advocate of knowledge. His message is still relevant in the present day, and its impact is far-reaching. He sallallahu alaihi wasallam is a matchless role model for everyone because of his wisdom, kindness, and generosity. The legacy he sallallahu alaihi wasallam left behind belongs to the world and is an example of the importance of educating people, working toward peace and well-being. ये आपको ट्रांसलेशन में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. अगर आपने नहीं सुनी तो ये इस यूनिट का लेक्चर नंबर 1 जो है उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको ट्रांसलेशन समझ आ जाएगी. यहाँ पे मैं मजीद ट्रांसलेट नहीं कर रही. ठीक है, अब इसकी प्रेसी कैसे लिखते हैं, तो प्रेसी हमने इस पूरे पैराग्राफ को हमने प्रिसाइज करना है, और जो मेन चीजें हैं उनको 1 से 2 सेंटेंसेस में लिख लेना है. अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने कैसे लिखी है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल फिगर. अब यहाँ पर रिवर्ड फिगर भी था, ठीक है, हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में. और उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ नॉलेज, यानी कि एडवोकेट ऑफ नॉलेज थे, नॉलेज के हामी थे. ठीक है, वो नॉलेजेबल थे, तो मैंने यहाँ पर नॉलेजेबल एक वर्ड यूज कर लिया जो पूरे सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, So Muhammad sallallahu alaihi wasallam is one of the most knowledgeable figure whose teaching and preaching are light for humanity till the last day of the world. ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. उनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स क्या है, बीकन ऑफ लाइट एंड फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि तमाम इंसानियत के लिए और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक मीनार नूर है. अब 3 सेंटेंसेस को मैंने यहाँ तक 3 सेंटेंसेस को मैंने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, यानी कि मेन पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया और कन्वर्ट कर लिया 3 सेंटेंसेस को एक में. His legacy is full of wisdom and generosity, which is an example of humans well-being, peace and education. ठीक है, उनकी जो एग्जाम्पल है वो उनकी एग्जाम्पल जो जनरॉसिटी विजडम की जो एग्जाम्पल है वो लोगों के लिए मीनार है नूर है. ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस में मैंने अपनी पूरी प्रेसी लिख दी है, यानी कि ये जो सारी लाइंस थी इनको कन्वर्ट करके इनको प्रिसाइज करके मैंने यहाँ पर इसकी प्रेसी लिख दी. अब पैराग्राफ नंबर 2 क्या कहता है कि द मर्सी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो comprehensive and inclusive that it encompassed animals and birds. The Quran narrates that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sent as mercy for all the worlds. And he sallallahu alaihi wasallam confirmed this when he said, "Oh people, verily I am only a gifted mercy." This mercy evidently dominated every aspect of his life and was witnessed by all. यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, हमने ट्रांसलेशन में डीपली इसको अंडरस्टैंड किया है. प्रेसी कैसे लिखते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मर्सीफुल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो फॉर एनिमल्स. देखिए यहाँ पर द मर्सी ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो कम्प्रीहेंसिव, यानी कि बहुत जामे थी और बहुत मुकम्मल थी. ठीक है, इट इनकम्पस्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं और फिर ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं. तो ये पहला सेंटेंस मैंने इस तरह से लिख लिया. सेकंड देखिए, बोथ कुरान एंड हदीस नरेट दैट ही इज अ गिफ्टेड मर्सी व्हिच इज आल्सो सीन बाय द होल वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पर कुरान के बारे में भी जो कुरान ने बताया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. जो हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कंफर्म किया, ओ वेरीली आई एम ओनली अ गिफ्टेड मर्सी, इसको भी मैंने एक ही सेंटेंस में मर्ज कर लिया. और थर्ड जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसको देखिएगा, दिस मर्सी एविडेंटली डोमिनेटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ विटनेस्ड बाय ऑल. ठीक है, यानी कि सब ने उनकी मिसाल देखी है और दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाहिद एक ऐसा इंसान समझा जाता है जो कि एक अजीम मिसाल है. ठीक है, ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिट नंबर 1. और इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द यूनिट नंबर 2 भी शुरू करेंगे. और बेस्ट ऑफ लक, स्टे कनेक्टेड.